अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत हम लोग थ्योरी के साथ साथ वीडियो का भी अध्ययन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे वीडियो द्वारा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जिसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का यहाँ पर ज्ञान हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन कर लिए थे। ये मुख्यतः मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव का जो आहार नाल है, उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हम लोग डेंटल फार्मूला तक अध्ययन कर लिए थे। यहाँ पर कहना चाहिए एक डेंटल फार्मूला दी गई है जिसमें हम लोग विभिन्न जीवों का, विभिन्न एनिमल का डेंटल फार्मूला देखे थे और टीथ संबंधी अन्य जानकारी भी आप लोगों को मैं दिया था। तो यहाँ पर टीथ के बारे में और कुछ अन्य जानकारी अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो जो टीथ होते हैं, मैमल टीथ होते हैं, मानव टीथ होते हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था हेट्रोडॉन्ट होते हैं, मतलब विषम दंती, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और जो होमोडॉन्ट होते हैं उनको हम लोग समदंती कहते हैं, मतलब सभी दांत एक समान होते हैं। वो मेंढक और कहना चाहिए फिश में पाई जाती है। दांतों का जुड़ना, अटैचमेंट ऑफ टीथ, इसके आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। तो दो शब्द आप लोग को बता रहा हूँ मैं। एक होता है एक्रोडॉन्ट, एक होता है एक्रोडॉन्ट। ऐसे डॉन्ट में कहना चाहिए, ऐसे टीथ में रूट नहीं पाई जाती है, जैसे कि फिश का होता है, मेंढक का होता है, शार्क का होता है। इनमें रूट नहीं पाई जाती है और ये आसानी से टूट जाते हैं, हालांकि वो पुनः उगाते हैं। ठीक है। तो ऐसे टूथ जिसमें रूट नहीं पाई जाती है उनको सामान्य तौर पर एक्रोडॉन्ट कहा जाता है। क्लियर। थीकोडॉन्ट, ये मैमल्स टीथ की विशेषता होती है। थीकोडॉन्ट मैमल्स टीथ की विशेषता होती है, मतलब मैमल्स के जो टीथ होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन सब में रूट पाए जाते हैं, जड़ पाए जाते हैं। इनमें से भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। जो इंसाइजर होते हैं उनमें एक रूट पाए जाते हैं, केनाइन में भी एक रूट पाए जाते हैं, प्री मोलर में 2 होते हैं और मोलर में 3 होते हैं। ठीक है जी। जैसे कि इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। मानव का जो कहना चाहिए इंसाइजर होते हैं उनमें एक रूट, इसमें भी एक रूट, और इसमें 2 रूट, और इसमें 3 रूट। इसको कहना चाहिए क्या कहा जाता है? थीकोडॉन्ट कहा जाता है। ठीक है। और एक्रोडॉन्ट शार्क और मेंढक और मछलियां में पाई जाती है। एक और होता है प्लूरोडॉन्ट। प्लूरोडॉन्ट जनरली तौर पर जो छिपकली होते हैं उसमें पाए जाते हैं, प्लूरोडॉन्ट। क्लियर। और मोनोफियोडॉन्ट, डाइफियोडॉन्ट, पॉलीफियोडॉन्ट, इसके बारे में आप लोगों को पूर्व वीडियो में बताया था। जो कहना चाहिए मोनोफियोडॉन्ट होते हैं, मोनोफायो या मोनोफियो, मोनोफायोडॉन्ट और डाइफायोडॉन्ट और पॉलीफायोडॉन्ट। यह होता है एक बार दंती, केवल एक बार उत्पत्ति होती है। जैसे मानव में 12 टीथ जो मोलर होते हैं वो कहना चाहिए मोनोफायोडॉन्ट होते हैं, और मानव में जो 20 होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो द्विबार दंती। और पॉलीफायोडॉन्ट में कहना चाहिए ये कई बार उत्पत्ति होते हैं, ये बार बार उत्पत्ति होते रहते हैं, पुनः टूटते हैं, पुनः उत्पत्ति होते हैं, पुनः टूटते हैं, पुनः उत्पत्ति होते हैं। जैसे कि कहना चाहिए प्लूरोडॉन्ट में होता है जो एम्फीबिया होते हैं, रेप्टिलिया होते हैं। एम्फीबिया के अंतर्गत मेंढक और मछली में डॉग फिश और कुछ रेप्टिलिया। ठीक है। रेप्टिलिया के अंतर्गत छिपकली है। इनमें पॉलीफियोडॉन्ट पाए जाते हैं।
बार बार टूटते हैं और बार बार उगते रहते हैं, उसको पॉलीफियोडांट कहा जाता है। क्लियर। इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ कपोल टीथ, मतलब जो कहना चाहिए कपोल दांत होते हैं, चीक टीथ भी बोलते हैं इंग्लिश में, चीक टीथ या हिंदी में कपोल दांत, ये भी कहना चाहिए अलग अलग मैमल्स में अलग अलग होते हैं, अलग अलग मैमल्स में अलग अलग होते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि एक होता है ब्यूनोडांट, एक होता है ब्यूनोडांट, ठीक है। ये ब्यूनोडांट जनरली तौर पर कहना चाहिए जो मेन होते हैं और मंकी होते हैं और जो सुअर होते हैं, इनमें विशेष रूप से पाई जाने वाली जो कपोल दांत होते हैं उसको ब्यूनोडांट कहा जाता है। मैमल्स, मंकी, सुअर। इसी प्रकार से सीकोडांट, इसी प्रकार से सीकोडांट, जो सीकोडांट टीथ होते हैं वो मांसाहारियों में पाई जाती है, मतलब टाइगर, लायन, डॉग में पाई जाती है। इसी प्रकार से लोफोडांट, इसी प्रकार से लोफोडांट, ये जो लोफोडांट होते हैं ये एलिफेंट्स में पाई जाती है, मतलब हाथी में पाई जाती है। इसी प्रकार से सिलिनोडांट, इसी प्रकार से सिलिनोडांट, जो सिलिनोडांट टीथ होते हैं वो शाकाहारी में पाए जाते हैं, जैसे कि जो गाय होते हैं, भेड़ होते हैं, बकरी होते हैं, इन सब में पाई जाती है सिलिनोडांट शाकाहारी में, ठीक है। जबकि कहना चाहिए जो सीकोडांट होते हैं, जो सीकोडांट होते हैं ये कहना चाहिए मांसाहारियों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हिप्सोडांट, इसी प्रकार से हिप्सोडांट, ये हिप्सोडांट मुख्य रूप से जो हॉर्स होते हैं, घोड़ा होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं कपोल टीथ, मतलब हिप्सोडांट हॉर्स में, सिलिनोडांट गाय, भेड़, बकरी में, लोफोडांट एलिफेंट में, सीकोडांट उच्च मांसाहारियों में या फिर मांसाहारियों में, और ब्यूनोडांट मैन, मंकी, सुअर आदि में पाई जाती है। क्लियर। अगला है, यहाँ से अध्ययन करते हैं रूमिनेंट आमाशय। रूमिनेंट स्टोमक किस जंतु में पाए जाते हैं एवं इनके आमाशय में कितने चेंबर होते हैं। रूमिनेंट आमाशय ये मानव में नहीं पाई जाती है, ठीक है। जो चार पैर वाले जो शाकाहारी एनिमल होते हैं, जैसे कि गाय, बैल, बकरी, भैंस, ये सब में कहना चाहिए जो आमाशय पाई जाती है उसको रूमिनेंट आमाशय कहते हैं, और इनके आमाशय में 4 चेंबर पाए जाते हैं, ये इनकी खासियत होती है। इनको कहना चाहिए चुगलाने वाले जंतु या एनिमल कहा जाते हैं, ठीक है जी। जैसे कि भोजन लेते हैं, आमाशय में ले जाते हैं, और जैसे ही घर में आते हैं उस फूड मटेरियल को पुनः माउथ में ले आते हैं और चुगलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इन सब में पाए जाने वाले आमाशय को क्या कहा जाता है, रूमिनेंट स्टोमक, रूमिनेंट आमाशय। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, सी, कैटल, मवेशी एवं 4 चेंबर पाए जाते हैं, ठीक है। 4 चेंबर का नाम आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे, ठीक है जी। पहला होता है रूमेन, पहला होता है रूमेन, सेकंड होता है रेटिकुलम, और तीसरा होता है ओमेशम, और चौथा होता है एबोमेशम। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेशम और एबोमेशम, इनमें से जो 4th चेंबर होती है, एबोमेशम होती है, उसी को वास्तविक आमाशय कहा जाता है, और जो 1, 2, 3 होती है उनको फाल्स आमाशय कहते हैं। क्लियर। ये माना जाता है जब मवेशी या फिर कैटल जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो अस्थायी आमाशय में ही भोजन को स्टोरेज करके रखते हैं, मतलब रूमेन, रेटिकुलम, ओमेशम में ही रखते हैं, और इन्हीं आमाशय में जो फूड मटेरियल होते हैं वो पुनः माउथ में आते हैं और उसको चुगलाने का कार्य करते हैं। जो भोजन 4th चेंबर में चले जाएंगे, एबोमेशम में चले जाएंगे, वहाँ से भोजन पुनः वापस
नहीं आती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस चेम्बर को सत्य अमाशय कहते हैं? ये कहना चाहिए मवेशी मतलब केटल मतलब गाय भैंस बकरी, इन सब का कहना चाहिए अमाशय है। इन अमाशय को हम लोग रूमिनेंट अमाशय कहते हैं। तो अभी जस्ट आप लोग को बताया था मैं कि वास्तविक अमाशय किसको कहा जाता है। तो वास्तविक अमाशय क्या होता है? एबोमेशम, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेशम, एबोमेशम, ये चारों कहना चाहिए अमाशय के चेम्बर हैं। ठीक है जी। रुमेन, रेटिकुलम और ओमेशम और एबोमेशम, ये जो एबोमेशम है इसी को कहना चाहिए वास्तविक अमाशय कहा जाता है। इनकी खासियत ये होती है कि रूमिनेंट अमाशय शाकाहारी 4 पैर वाले एनिमल ये सेलुलोज को भी पाचन करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इसमें सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तीर चिन्ह आर्गन का नाम बताइए। ये आहार नाल का चित्र है। आप लोगों को मैं आहार नाल के विभिन्न भागों का नाम बताया था, वहाँ पर भी आप लोग विशेष रूप से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है जी। जैसे कि ये आहार नाल है। आहार नाल में कहना चाहिए सभी आर्गनों का आप लोगों को मैं नाम याद करने के लिए बताया था। इस नाम को आप लोग याद रख लेंगे। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, छोटी आंत, ये 3 भाग में बटी होती है। डिओडिनम, जेजनम, इलियम, बड़ी आंत, इनको कोलन कहते हैं। ये भी 3 भाग में बटी होती है। असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और बीच में ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद रेक्टम और उसके बाद एनस। ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाहिए इस चित्र को ऑप्शन में दिया गया है, ये है इसोफेगस। क्या है ये? इसोफेगस। तो आपको चित्र को देखकर बताना है कि कौन सा कहना चाहिए आर्गन का नाम है। तो ये कौन से आर्गन का नाम है? ये इसोफेगस। क्लियर। क्योंकि इंटेस्टाइन ये छोटी आंत है और ये क्या है? बड़ी आंत है। और ये क्या है? अमाशय। ये क्या है? लीवर। यहाँ पर होती है पेनक्रियास। क्लियर। तो सही उत्तर क्या है? अमाशय, सॉरी, सही उत्तर है इसोफेगस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यह किस अंग का टीएस चित्र है? यह किस आर्गन का टीएस चित्र है? ये चित्र ऊपर में भी है। ये कहना चाहिए जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, इनके कहना चाहिए टीएस चित्र है, ट्रांसफर सेक्शन का चित्र है। इसमें आप लोग को बताया था जैसे मानव टीथ का ही अध्ययन करते हैं तो ये 3 भागों में विभाजित होते हैं, रूट, नेक, क्रो। ठीक है जी। ये जो कहना चाहिए जो क्रो या क्राउन भी कहते हैं इसको। ठीक है, CROWN। ये जो क्राउन भाग होते हैं CROWN, यही कहना चाहिए सफ़ेद दिखाई देते हैं। इसमें मुख्य रूप से कहना चाहिए ओडोंटोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। ये जो ऊपर वाली भाग है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो वाइट दिखता है यही क्राउन है। क्या है? ये क्राउन है। इसके सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनामेल। और सेकंड प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन कहते हैं। ठीक है। जो एनामेल होता है शरीर की सबसे कठोर भाग होती है। एक बार आया था, हमारे शरीर की सबसे कठोरतम आर्गन या कठोरतम भाग का नाम बताइए। तो उत्तर क्या होता है? एनामेल, जो कहना चाहिए टीथ की ऊपरी परत होती है, उसके नीचे में डेंटाइन पाई जाती है। क्लियर। ये जो एनामेल होती है ये कहना चाहिए एक्टोडर्मल बाहरी परत होती है, मतलब एक्टोडर्मल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक्टोडर्मल होते हैं। और इनमें मुख्य रूप से एक्टोडर्मल ये एमिलोब्लास्ट सेल द्वारा बनाई जाती है। जो टीथ होते हैं उसमें तो ओडोंटोब्लास्ट पाई जाती है, लेकिन जो एनामेल होते हैं इनमें एमिलोब्लास्ट सेल से बनी होती है। ये जो टीथ होते हैं इसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं मुख्य रूप से, लेकिन जो इनामेल होते हैं, जो कठोर भाग होते हैं,
इसमें मुख्य रूप से एमिलोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं या फिर इनका निर्माण कौन करते हैं? एमिलोब्लास्ट सेल द्वारा किया जाता है। क्लियर? इसमें 92% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें 92% 92% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से होते हैं कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे अधिक कहना चाहिए 85% तो कैल्शियम फास्फेट होते हैं, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। आप लोगों को मैं पूर्व वीडियो में बताया था, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं, जो टीथ और बोन से रिलेटेड होते हैं, वो मुख्य कहना चाहिए मिनरल्स से क्या होते हैं? फास्फोरस और कैल्शियम, P और Ca। तो ये मुख्य रूप से कहना चाहिए जो इनामेल होते हैं, डेंटाइन होते हैं, टीथ होते हैं, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल द्वारा तो बनते हैं, लेकिन इसमें कहना चाहिए 85% क्या होते हैं? कैल्शियम फास्फेट, कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पाए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर यह किस ऑर्गन का TS चित्र है? तो यहाँ पर उत्तर क्या है? टीथ का TS है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इस टीथ का नाम बताइए। इस टीथ का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? इंसाइजर। नाम क्या है इनका? इंसाइजर। आप लोग को बताया था मैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, फिर बटे कर देते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और सूत्र क्या होता है? 2 1 2 3, 2 1 2 3 गुणित 2। ठीक है, टोटल कहना चाहिए 32। तो ये जो सामने वाले भाग होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इंसाइजर है, ये 2 है, गुणित 2 करते हैं तो इनकी संख्या कितना होती है? 4। तो वास्तव में 1 2 और ये 3 और 4, ये चारों वास्तव में क्या है? ये इंसाइजर है। ये क्या है? ये इंसाइजर है। उसके बाद ये 1 और ये 1, ये क्या होते हैं? केनाइन होते हैं। और आगे जाएंगे तब क्या मिलेगा? प्रीमोलर मिलेगा, 2-2 की संख्या में। उसके बाद आगे 3-3 संख्या में क्या मिलेंगे? मोलर मिलेंगे। क्लियर? तो उत्तर क्या है यहाँ पर? इंसाइजर। इन चारों को याद रख लेंगे, इंसाइजर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस अंग का नाम बताइए एवं कार्य बताइए। आप चित्र को देखिए और ऑर्गन का नाम बताइए और इनके कार्य भी बताइए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? आमाशय। ये जो कहने चाहिए, जो ईसोफेगस होते हैं, आगे चलकर यहाँ पर आकर एक थैली की आकार की रचना बनाती है। उसी थैली के आकार की रचना को क्या कहा जाता है? आमाशय कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना। ये जो आमाशय होती है 3 पार्ट में बटे होते हैं। कितने पार्ट में बटे होते हैं? 3 पार्ट में। पहले पार्ट को क्या कहा जाता है? कार्डियक। और तीसरे को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक। और दोनों के बीच को क्या कहा जाता है? फंडस या फिर फंडिक कहा जाता है। कुल मिलाकर कहना चाहिए आमाशय ही होते हैं जो 3 पार्ट में क्या होते हैं? वो बटे होते हैं। क्लियर? इनका हम लोग और आगे वहाँ पर अध्ययन करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, पाचन की कार्यकी में। ठीक है जी, कार्डियक और पाइलोरिक और फंडिक या फंडस। ठीक है, आगे चलते हैं। आहार नाल का यह कौन सा अंग है एवं लंबाई कितनी होती है? तो आप चित्र को ध्यान से देखिए। आहार नाल का यह कौन सा ऑर्गन है एवं लंबाई कितनी होती है? तो ये जो चित्र दिख रहा है, यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, ये क्या है? ये छोटी आंत है। क्या है? ये छोटी आंत है। और छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 6.5 मीटर।
टोटल जो मानव आंत की लंबाई लगभग 8 के आसपास होती है। इनमें जो छोटी आंत होती है वो 6.5 मीटर होती है और जो बड़ी आंत होती है वो लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। टोटल कहना चाहिए 8 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, छोटी आंत ये पतली नलिका के रूप में होती है, जिसके कारण ही इसको छोटी आंत कहा गया है। बड़ी आंत इनकी नली की आकार क्या होती है, व्यास क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण उसको बड़ी आंत कहा जाता है। क्लियर। बड़ी आंत में सामान्यतः भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन कंप्लीट रूप से छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है और छोटी आंत कहना चाहिए 3 भागों में बटी होती है, डियोडिनम, जेजनम और इलियम में। और बड़ी आंत मुख्य रूप से कोलन कहलाते हैं, लेकिन वो भी 3 भागों में बटे होते हैं। क्लियर। तो आगे चलते हैं। आहार नाल का यह कौन सा अंग है एवं इसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो ये कहना चाहिए जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये बड़ी आंत है। क्या है ये? बड़ी आंत है। ये जो छोटी आंत होती है आगे चलकर कहना चाहिए बड़ी आंत बना लेती है, बड़ी नलिका की आकार बना लेती है। उसको क्या कहा जाता है? बड़ी आंत कहा जाता है। वे पुस्तक में आप लोग देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन संभवतः नहीं लिखा रहेगा, कोलन लिखा रहेगा। इधर को कहना चाहिए असेंडिंग कोलन, इधर को डिसेंडिंग कोलन और बीच वाले भाग को ट्रांसवर्स कोलन लिखा रहता है। ये आगे चलकर कहना चाहिए रेक्टम बनाती है और एनस द्वारा ये खुलती है। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, और लंबाई होती है लगभग 1.5-2 मीटर के आसपास। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा अंग है एवं कार्य बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन है और ये कहना चाहिए शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन होती है। ठीक है, तो आप लोग आर्गन को ध्यान से देखिए तब उत्तर स्वतः मिल जाएगा। ये कहना चाहिए क्या है? ये लीवर है। क्या है ये? यकृत है। ठीक है जी, जो यकृत होते हैं, लीवर होते हैं, हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन होते हैं। माना जाता है शरीर में सबसे महत्वपूर्ण आर्गन ब्रेन होते हैं, सेकंड सबसे महत्वपूर्ण हार्ट होते हैं और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्गन होते हैं लीवर, यकृत। ठीक है जी, लीवर या फिर यकृत, इसको कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से कलेजा भी इसको कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं इनका कार्य। लीवर, इनमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं लेकिन पाचन में सहायता करते हैं, ये भी सही। लीवर में मूलतः कहना चाहिए बाइल जूस बनती है और बाइल जूस मतलब पित्त रस। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं लेकिन ये पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि कहना चाहिए जो वसा होती है, वसा की ये इमल्सिफाइड करता है जिससे आगे चलकर क्या हो सके, उनका पाचन हो सके। क्लियर। और बाइल जूस कहना चाहिए इनमें से जो पित्त रस का सेक्रेशन होता है वो जीवाणुओं को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। लीवर में विशेष रूप से पित्त रस बनेंगे, बाइल जूस बनेंगे। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं लेकिन वो आगे चलकर पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि ये वसा का इमल्सिफाइड कर देते हैं। और पित्त रस भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। सेकंड, यह बाइल जूस लसिका एवं इम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण करता है, ये भी सही है। ये मुख्य रूप से पित्त रस का सेक्रेशन करता है, लसिका का निर्माण मतलब लिप का निर्माण करता है। और कहा जाता है भ्रूण में कहना चाहिए आरबीसी का भी क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर। मतलब भ्रूण में आरबीसी का निर्माण स्प्लीन और लीवर से ही होता है। स्प्लीन मतलब प्लीहा, लीवर और स्प्लीन द्वारा भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है। बाद में रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा से होती है। क्लियर। यह मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन को बिलीरुबिन में बदलता है, ये भी सही। हमारे शरीर में आरबीसी के एक निश्चित लाइफ साइकिल होता है। आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है हमारे शरीर में 120 दिन, मेंढक में 100 दिन। डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल होता है 4-5 दिन।
ब्लड प्लेटलेट्स का लाइफ साइकिल होता है 8 से 9 दिन। तो ये कोशिका है, और कोशिका कहना चाहिए एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आरबीसी या फिर अन्य रक्त, ठीक है, तो यहाँ पर जो आरबीसी होती है 120 दिन बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर। तो इस मृत आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे रक्त का लाल कलर हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही घुली हुई पाई जाती है। केचुआ में भी हीमोग्लोबिन पाई जाती है, लेकिन वो प्लाज्मा में घुली हुई पाई जाती है। मैमल की विशेषता होती है जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है, केवल कहना चाहिए कैमल और लामा को छोड़कर। मैमल की भी एक विशेषता होती है, हमारी जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक रहित होते हैं। आरबीसी एक कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाई जाती, केवल लामा एवं कैमल में पाई जाती है अपवाद स्वरूप। तो हमारी जब आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन घुली हुई पाई जाती है, तो ये आरबीसी क्या हो जाती है, 120 दिन बाद डेथ हो जाती है। तो इसमें पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनको लीवर क्या करता है, बिलीरुबिन में बदल देता है, बिलीरुबिन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, और ये बिलीरुबिन आगे चलकर मल को कहना चाहिए एक कलर प्रदान करते हैं और शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्लियर। आगे बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 4 कार्य को मैं एक साथ लिखा गया हूँ। ठीक है, लीवर, यह ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस का कार्य करता है। ये सभी कार्य करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्लियर। इसको आपको समझना पड़ेगा, ये केवल एक शब्द है, इसमें कुछ अर्थ छिपा हुआ है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का अर्थ होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना। तो लीवर क्या कार्य करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस इसको जस्ट आप लोग पहले के अपोजिट कर दीजिए। ग्लाइकोजेनेसिस में होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज, और इसमें होता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज। जस्ट आपको अपोजिट करना है, फिर उत्तर मिल जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं, और ग्लाइकोजिनोलिसिस में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करते हैं। क्लियर। तीसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका अर्थ होता है लीवर प्रोटीन और वसा को ग्लूको में चेंज करता है, मतलब ग्लूकोज में चेंज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब प्रोटीन और वसा को ग्लूकोज में चेंज करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस, लिपो मतलब वसा, लिपो मतलब वसा, तो इसमें ग्लूकोज को वसा में चेंज किया जाता है, ग्लूकोज को वसा में चेंज किया जाता है, तब इसको कहा जाता है लिपोजेनेसिस। ठीक है, ये 4 कहना चाहिए आपको कन्फ्यूजन करने वाले शब्द हैं, लेकिन यदि आप क्लियर हैं तो आप कहना चाहिए कन्फ्यूजन कभी नहीं होंगे। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। ग्लाइकोजिनोलिसिस, पहला का अपोजिट, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटीन वसा को ग्लूको मतलब ग्लूकोज में चेंज करना। लिपोजेनेसिस, लिपो मतलब वसा, ग्लूकोज को वसा में बदलना। क्लियर। एक शब्द और होता है जिसको हम लोग कहना चाहिए प्लांट रेस्पिरेशन या फिर एनिमल रेस्पिरेशन में याद करते हैं। रेस्पिरेशन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। रेस्पिरेशन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस में वास्तव में क्या होता है, ये वर्तमान में कहना चाहिए 11वीं के कोर्स में है। प्लांट रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन में भी होता है, लेकिन वहाँ पर वर्णन नहीं होता है क्योंकि उसी का बार बार वर्णन नहीं होता है। प्लांट रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन, ये 3-4 चरणों में होती है। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड होता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा होता है
ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो एक जगह इसका अध्ययन रहता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये ग्लूकोज के एक अणु से शुरू होता है, ग्लूकोज के एक अणु से शुरू होता है और ये कहना चाहिए अंत में पायरुविक एसिड के 2 अणु बनाते हैं, पायरुविक एसिड के 2 अणु बनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या मिला ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ हुआ ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना। तो यहाँ पर 5 शब्द है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में चेंज होना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटीन वसा का ग्लूकोज में चेंज होना, लिपोजेनेसिस, ग्लूकोज का वसा में चेंज होना। ये सब कहना चाहिए कार्य किनकी सहायता से होते हैं? लीवर की सहायता से, लेकिन ये कार्य लीवर की सहायता से नहीं होगा। क्लियर? आगे है, यह डीएमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन का कार्य करता है। ये भी सही, जो लीवर सेल से होते हैं डीएमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन का कार्य करते हैं। क्लियर? ये डीएमिनेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन के समय फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ। ये खाद्य पदार्थ कहना चाहिए माउथ में आती है, ईसोफेगस में आती है, फिर कहना चाहिए ये स्टोमक में आती है, फिर छोटी आंत में आती है। यहाँ पर उसका क्या होता है? पाचन होता है। तो फूड मटेरियल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होते हैं। तो मुख्य रूप से पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों का पाचन होता है। विटामिन, मिनरल्स का पाचन नहीं होता है, विटामिन, मिनरल्स का पाचन नहीं होता है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन का कहना चाहिए सबसे छोटा अणु क्या होता है? अमीनो एसिड। प्रोटीन का छोटा अणु का नाम क्या होता है? अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड में क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कहना चाहिए किससे क्रिया कर लेते हैं? हाइड्रोजन से। और क्या बना लेते हैं? NH3। क्या बना लेते हैं? NH3। और NH3 हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो जो लीवर सेल से होता है, यहाँ पर डीएमिनेशन का कार्य करते हैं। मतलब आगे चलकर ये देखा जाता है लीवर सेल से इस अमोनिया को किससे क्रिया करा देते हैं? CO2 से क्रिया करा देते हैं। और यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं? यूरिया का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यूरिया का निर्माण कौन करता है? लीवर सेल से करता है। अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा देते हैं और यूरिया का निर्माण कर देते हैं। तो इसी को कहना चाहिए डीएमिनेशन की क्रिया होती है। डीएमिनेशन एवं कहना चाहिए ट्राई एमिनेशन की क्या होती है? क्रिया होती है। क्लियर? तो ये तो कहना चाहिए लीवर का प्रमुख कार्य है। एंजाइम नहीं, लेकिन पाचन में सहायता, बाइल जूस का निर्माण, लसिका का निर्माण, भ्रूण में RBC का निर्माण, हीमोग्लोबिन को बिलीरुबिन में चेंज करना, और ये सब कार्य करते हैं। क्लियर? इनको छोड़कर ये अन्य कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि ये माना जाता है ये हिपेरिन का भी निर्माण करते हैं। लीवर किसके निर्माण करते हैं? हिपेरिन का। ये हिपेरिन क्या होते हैं? ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हिपेरिन के कारण ही रक्त हमारे शरीर के अंदर थक्का नहीं जमती है। ये देखा जाता है रक्त जैसे ही शरीर से बाहर निकलते हैं रक्त का थक्का जम जाती है, लेकिन रक्त जब शरीर के अंदर होते हैं, धमनी शिरा में होते हैं, हार्ट में होते हैं, तो रक्त का थक्का नहीं जमती है। तो कारण क्या है? हिपेरिन नामक एक कार्बोहाइड्रेट या रासायनिक पदार्थ का पाया जाना। तो इस हिपेरिन का निर्माण कौन करता है? लीवर ही करता है। क्लियर? और जो लीवर होते हैं फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन,
इनका भी निर्माण करते हैं। और ये आगे चलकर कहना चाहिए रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। जैसे हमारे शरीर में चोट निकलती है, कुछ समय बाद रक्त की थक्का जम जाती है, क्योंकि जो लीवर सेल्स होते हैं ये फाइब्रिनोजेन और ये प्रोथ्रोम्बिन का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। और ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमने के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। लीवर कहने चाहिए विटामिन B12 का भी निर्माण करते हैं। लीवर विटामिन B12 का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लीवर को कहने चाहिए ऊष्मा उत्पादन करने वाले आर्गन भी माना जाता है। ऊष्मा का उत्पादन करने वाले आर्गन भी माना जाता है। क्लियर। और ये विटामिन K का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है जी, विटामिन B12 के भी निर्माण कर सकते हैं, विटामिन K का भी निर्माण कर सकते हैं। या फिर लीवर में विटामिन K क्या होती है, प्रेजेंट होती है, स्टोरेज होती है। क्लियर। और ये कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये लसिका और कोलेस्ट्रॉल दोनों का निर्माण कर सकता है। लसिका मतलब लिप, RBC का छना हुआ भाग होता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण कर सकता है। लीवर में एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो अन्य ऑर्गनों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, उनको कहना चाहिए कुफर सेल्स कहा जाता है। कुफर सेल्स ये केवल लिवर सेल्स में पाई जाती है, ये अन्य ऑर्गनों में नहीं पाई जाती है। और ये कुफर सेल्स क्या कार्य करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जो भोजन में आए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से कहना चाहिए लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होते हैं, आर्गन होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आप कहना चाहिए लीवर के बारे में इतना जान चुके हैं कि लीवर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्लियर। हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस क्या है, या फिर लीवर सिरोसिस क्या है, हिपेटाइटिस या लीवर सिरोसिस क्या है। ये लीवर में होने वाले रोग हैं। कहा जाता है कोई भी व्यक्ति यदि कहना चाहिए आवश्यकता से ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो धीरे से कहने चाहिए उनकी लीवर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये भी माना जाता है हमारे शरीर में सबसे अधिक रीजनरेशन करने वाली आर्गन कौन सी है, तो लीवर को ही माना जाता है। लीवर एक ऐसा आर्गन होता है जिसमें सबसे अधिक रीजनरेशन मतलब पुनर्उत्पादन करने की क्षमता होती है, जबकि सबसे कम किस में होती है, ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। मतलब इसमें इतनी अधिक रीजनरेशन की क्षमता होती है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति लगातार कहने चाहिए यदि शराब का सेवन करते हैं तो उसमें लीवर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसको क्या कहा जाता है, लीवर सिरोसिस। क्लियर। और ये जो हिपेटाइटिस होते हैं, हिपेटाइटिस को कहा जाता है 3 कारणों से होते हैं। हिपेटाइटिस एक लीवर जनित क्या है, ये रोग है जो 3 कारणों से होते हैं। एक होते हैं वायरस, एक होते हैं वायरस, दूसरा होते हैं अल्कोहल, और तीसरे होते हैं ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन लेने के कारण। कोई भी व्यक्ति कहना चाहिए आवश्यकता से अधिक मेडिसिन लेते हैं, आए दिन मेडिसिन, सुबह मेडिसिन, शाम को मेडिसिन, तो कहना चाहिए अत्यधिक मेडिसिन के कारण हिपेटाइटिस, या फिर ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने के कारण हिपेटाइटिस, या फिर हिपेटाइटिस को वायरस का कारण माना जाता है। हिपेटाइटिस कहना चाहिए आजकल कई प्रकार के ज्ञात हो चुके हैं, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी। इनमें हिपेटाइटिस बी कहना चाहिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, और हिपेटाइटिस बी को STD रोग कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ माना जाता है, मतलब सेक्सुअल के कारण फैलने वाले रोग माना जाता है, और इसका कारण कहना चाहिए हिपेटाइटिस वायरस बी को माना जाता है। हिपेटाइटिस वायरस बी को माना जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक हैं। ठीक है जी, तो इसका अध्ययन हम लोग पुनः अगली वीडियो में करेंगे।
यहीं पर लिवर तक क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके जस्ट बाद ये जो न्यूट्रिशन एवं डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसका अध्ययन जस्ट हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही।